जादुई बौने और उनका घर। चंदू चंद्रनगर में अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और कुशल कारीगर था। उसके बनाए गए घरों की तारीफ सभी करते थे। वो अपने गांव और आसपास के इलाकों में घर बनाने जाया करता था। एक दिन जब वो शाम को पास के गांव से घर बनाकर वापस आ रहा था, तो उसे जंगल के रास्ते में थकान महसूस हुई। उसने सोचा क्यों ना एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थकान के मारे न जाने उसे कब नींद आ गई। उसे ये नहीं पता था कि उसी पेड़ के ऊपर बैठे दो बौने लड़ रहे थे। अरे कहाँ जाता है? रुक रुक! क्या कर रहा है तू? मुझे परेशान मत कर। वो दोनों बौने लड़ते लड़ते पेड़ से नीचे आ गिरे और आपस में बातें करने लगे। आज तो हम इतनी दूर लड़ते लड़ते आ गए। अरे वो देख यार, लड़ाई बंद कर, सामने देख, वो इंसान देख रहा है। ओह, ये हमने क्या किया? अब तो हमारी पोल खुल गई। उनकी बातें सुनकर चंदू की नींद खुल गई और उसने हैरानी से उनसे पूछा, अरे तुम लोग तो बौने हो ना, यहाँ कहाँ से आ गए? चंदू की बात सुनकर एक बौने ने कहा, हेलो, मेरा नाम है किंटू और ये मेरा दोस्त है मिंटू। हम दोनों लीली नगर से आए हैं। हाँ दोस्त, ये लड़ता रहता है। हम कब यहाँ आ गए पता नहीं चला। हमारे बारे में कोई नहीं जानता, किसी को मत बताना। अच्छा, पर तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? लड़ाई इसने शुरू की थी। मेरा घर बहुत सुंदर है, इसका बनने में अभी समय लगेगा, बस इसीलिए लड़ रहा है। वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, बहुत ठंड लगती है हमें। उन दोनों की बात सुनकर चंदू ने हंसते हुए कहा, ये भी कोई लड़ने की बात है? तुम्हारा कद तो इतना छोटा है कि घर बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या तुम हमारा घर बनाओगे? तुम तो अच्छा घर बनाना जानते हो, मैं जानता हूँ। तुम यहाँ के बहुत मशहूर कारीगर हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ चला जाऊंगा तो वापस कैसे आऊँगा? चंदू की बात सुनकर बौने ने कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हें वापस यहाँ छोड़ देंगे। जादू आता है हमें, भगवान से वरदान मिला है। चंदू बौनों के साथ उनके देश चला गया और उसने देखते ही देखते दोनों बौनों के लिए बहुत अच्छे घर बना दिए। दोनों बौने बहुत खुश हुए और उसका शुक्रिया करने लगे। अरे वाह, इतना खूबसूरत घर तो पूरे लीली नगर में नहीं है। हाँ दोस्त, इतना सुंदर घर बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नए दोस्त। यह सुनकर चंदू ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मुझे तुमसे दोस्ती करके यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। क्या तुम कल शाम मेरे घर दावत पर आओगे? नए दोस्त बने हो, मेरा घर भी देखो आकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल जरूर आएंगे। दोनों बौने चंदू के घर आए। चंदू ने उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया। दोनों बौने खाना खाकर खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। यार चिंटू, इनका घर तो देखो, कितनी गरीबी है और इसका मन कितना साफ है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाते जाते दोनों बौनों ने चंदू के घर में जिस चीज को भी छुआ वो सोने की बन गई। ये देखकर चंदू हैरान रह गया और उसने दोनों बौनों का शुक्रिया किया। अरे हर जगह सोना ही सोना है। ये चिंटू मिंटू क्या जादू करके गए हैं? मेरे दोस्त मेरी गरीबी ही दूर कर गए। शुक्रिया दोस्तों। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों,
आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? राम कुमार उसे सारी बात बताता है। राम कुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए। राम कुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे राम कुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। बांस का ऑटो। चमनलाल चंदन नगर में ऑटो चलाता था। वो बहुत ही ईमानदार था। वो कभी किसी सवारी से नाजायज पैसे नहीं लेता था और बहुत ही ईमानदारी से अपनी गुजर बसर कर रहा था। चंदन नगर के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। सभी लोगों को उस पर विश्वास था। माता पिता भी अपने बच्चों को उसी के ऑटो में स्कूल भेजा करते थे। अरे बहन जी, हम यहाँ पर नए आए हैं। क्या कोई ऑटो वाला है जिसके साथ मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं? क्या आप किसी को जानती हैं? अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए, चमन लाल ऑटो वाला है। मेरे बच्चे भी उसी के ऑटो में जाते हैं। मैं उसे कह दूंगी, वो आ जाएगा। हम सबको चमन लाल पर बहुत भरोसा है। आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे उसके साथ भेज सकती हैं। चमन लाल बहुत ही सावधानी से अपना ऑटो चलाता था। उसका काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रात को जब वो सवारी छोड़कर घर वापस आ रहा था, तभी एक कार ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी और चमन लाल का ऑटो पलट गया। वो ऑटो में अकेला था। उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका ऑटो टूट गया। ये देखकर चमनलाल बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, तूने मुझे किन पापों की सजा दी है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो सारे पैसे अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा? कैसे नया ऑटो बनाऊँगा? वो एक क्रेन द्वारा अपने ऑटो को उठाकर अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन सुबह वो दुखी मन से अपने ऑटो को देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अचानक तभी आंगन में उगे बांस देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और ऑटो की बॉडी बांस से बनाने लगा, क्योंकि ऑटो की मशीनरी तो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे अरे, क्या शोर मचा रखा है? हे भगवान, भला बांस का भी कोई ऑटो बनता है? क्या ठोक पीट सुबह सुबह लगा दी तुमने। ये एक्सीडेंट के बाद तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। तुम देख लेना चंपा रानी, मैं बांस का एक ऐसा ऑटो बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। चमन लाल की मेहनत रंग लाई। उसने अपने ऑटो पर बांस की एक बहुत अच्छी बॉडी बना दी और उसका ऑटो फिर से सड़क पर चलने लगा। सभी लोग बांस का ऑटो देखकर हैरान हो रहे थे और उसकी सवारियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थीं और चमन लाल को सभी बांस वाले ऑटो वाले के नाम से जानने लगे।
और इस तरह चमन लाल की एक तरकीब ने उसकी किस्मत के रास्ते खोल दिए।